कक्षा 10 के लिए विषय है समास। संस्कृत में समास की परिभाषा होती है संस्कृत में समसनम समास है। इसका अर्थ होता है अनेक पदों का एक पद होना समास होता है। मीन्स दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जो एक पद का निर्माण करते हैं, एक शब्द का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं समास। जब अनेक पद मिलकर एक पद बनाते हैं उसे कहते हैं समास। जैसे विद्यायाः आल्य, यहाँ दो पद दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों पदों में इस पद में विभक्ति का प्रयोग है और ये दूसरा पद है, तो दोनों पद मिलकर एक पद का निर्माण करते हैं, उसे समास कहते हैं। अब दोनों पद, जब दो पद होते हैं तो उसे कहते हैं समास विग्रह, और जो दोनों पद मिलकर एक पद का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं समस्त पद। तो विद्यालय शब्द समस्त पद है और विद्याया आलय ये है समास विग्रह। ऐसे ही सीतायाः पति है, एक पद का निर्माण हुआ, बना शब्द समास, समस्त पद बना है सीतापति। समास के भेद। अब सामान्य रूप से समास के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद है अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में क्या होता है, प्रथम जो शब्द है या प्रथम पद है वो अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा शब्द होता है। अव्यय अर्थात प्रथम पद की यहाँ पे प्रधानता होती है कि अव्ययभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है और दूसरा पद संज्ञा शब्द होता है और प्रथम पद अव्यय होता है, ये इसकी पहचान भी है। तो अव्यय पदों के कुछ नियम भी दिए गए हैं इस समास में। सबसे पहले आता है उप। यदि उप अव्यय पद मिल जाए, किसी उदाहरण में किसी समस्त पद में उपपद अव्यय पद मिल जाए तो उसमें क्या परिवर्तन किया जा सकता है। तो उप अव्यय पद का अर्थ का प्रयोग जब करेंगे तो जो उप है वो किस में बदल जाएगा, समीपम में। और प्रथम पद जो होता है समास विग्रह करने पर जो प्रथम पद आएगा उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे उदाहरण से स्पष्ट करते हैं, उपकृष्णम है। उपकृष्णम में उप अव्यय शब्द है और कृष्णम जो शब्द है ये संज्ञा शब्द है। तो उप को सब किस में परिवर्तन करना है, समीपम में। और जो दूसरा पद है, प्रथम पद जो बनने जा रहा है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ऐसे समास विग्रह किया जाता है उप अव्यय मिलने पर। दूसरा है इसमें उपनदी। उपनदी में नदी की षष्ठी होती है नद्या, और उप किस में परिवर्तन किया यहाँ पे, समीपम में। तो नद्या समीपम समास विग्रह हो गया है। ये समस्त पद है और ये समास विग्रह पद है। तो उपगुरु है, गुरु समीपम। उपगंगम है, गंगायाः समीपम। अब आकारांत की षष्ठी है, इसमें उकारांत की षष्ठी है, इसमें आकारांत की षष्ठी है, इसमें एकारांत की षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसके बाद इसका दूसरा नियम है अव्ययभाव का अनु। यदि अनु उपसर्ग मिल जाए या अनु अव्यय पद भी बोल सकते हैं, अनु उपसर्ग या अव्यय पद मिल जाए तो अनु के स्थान पर तो हो जाएगा पश्चात, और जो प्रथम पद है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसमें भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके बाद है इसके उदाहरण अनु के उदाहरण में अनुरथम ये पद है, समस्त पद है। समास विग्रह करेंगे तो रथस्य पश्चात। तो अनु का अर्थ तो अनु तो किसमें परिवर्तन हो जाएगा, पश्चात में, और जो द्वितीय पद है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है जो प्रथम पद बनने जा रहा है। अनुजनकम का क्या हो जाएगा, जनकस्य पश्चात। तो जनक में षष्ठी विभक्ति और अनु का परिवर्तन हो गया है, यहाँ पे पश्चात में हो गया है। अनुविष्णु विष्णु पश्चात, अनुरूपम रूपस्य योग्यम। इसमें ये अर्थ है कि जब किसी संज्ञा पद का संज्ञा शब्द आए तो बदल जाता है पश्चात में अनु, और यदि कोई गुण विशेषण शब्द आ जाए तो जो अनु है उसका परिवर्तन हम योग्य में कर देते हैं नियम के अनुसार। तो अनुरूपम का रूपस्य योग्यम हो जाएगा, अनुगुणम गुणस्य योग्यम। अब गुण है, रूप है, ये इन शब्दों के साथ तो प्रयोग करेंगे योग्यम का अनु के स्थान पर, और अगर नाम है, किसी का स्थान है, वस्तु है, तो हम प्रयोग करेंगे अनु के स्थान पर पश्चात का। ये दो नियम होते हैं इसके भी। तीसरा है प्रति। यदि प्रति अव्यय पद मिल जाए तो प्रति के स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, और जो द्वितीय पद है उसको 2 बार लिखा जाता है। प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति लगाकर उसका 2 बार प्रयोग किया जाता है। अब जैसे प्रत्येकम शब्द है, एकम एकम। प्रत्यर्थम है, अर्थम अर्थम हो जाएगा। प्रति के स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, और जो दूसरा पद है वो 2 बार लिखा जाता है यहाँ पे।
प्रतिक्षणम, क्षणम क्षणम हो जाएगा। इसके बाद है निर। निर का क्या नियम है? निर का अर्थ होता है अभाव। तो जब समास विग्रह करेंगे तो जो निर है किस में बदल जाएगा? अभाव में बदल जाएगा। और प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा यहाँ पे। निर्जनम है, जन नाम अभाव है। निर्मक्षिकम, मक्षिका नाम अभाव है। निर्धनम, धनस्य अभाव है। इस तरीके से इसके समास विग्रह हो जाएंगे। उसके बाद अगला नियम है यथा का। यथाव्यय पद मिलने पर इसका परिवर्तन करेंगे यथा के स्थान पर अंतिक्रम में। और अंतिक्रम में का मीन्स होता है अनुसार। अब जैसे तथा प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, तो उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। यथाशक्ति दिया है तो क्या हो जाएगा? शक्तिम अंतिक्रम में। और अंतिक्रम का अर्थ बताया मैंने, अनुसार होता है। तो शक्ति के अनुसार, हिंदी मीन्स करेंगे तो शक्ति के अनुसार। यथेच्छम, इच्छाम अंतिक्रम में, इच्छा के अनुसार। यथा विधि, विधिम अंतिक्रम में, विधि के अनुसार। ऐसे ही 6 नंबर पे है इसका सैव्य पद मिल जाए तो इसका अर्थ होगा सहितम। सह मीन्स होता है साथ या सहितम। तो प्रथम पद में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। जैसे उदाहरण है सचित्रम, तो चित्रेण। चित्र की तृतीय क्या होती है? चित्रेण होती है। अकारण शब्द है इसलिए। तो चित्रेण सहितम। सानुवादम है, अनुवादेन सहितम। ये थे अव्ययभावी समास के उदाहरण और उसके नियम। इसके बाद शुरू होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास में प्राय उत्तर पद की प्रधानता होती है। जो उत्तर पद होता है उसकी प्रधानता होती है इसमें। और पूर्व पद में विभक्ति का प्रयोग होता है। और जिस विभक्ति का प्रयोग होता है उस विभक्ति के नाम से ही उसका समास का नाम हो जाता है। जैसे कृष्णम श्रित है, कृष्ण श्रित है, ये समास विग्रह शब्द है, विग्रह पद है और ये समस्त पद है। तो कृष्णम श्रित है, कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तृतीय विभक्ति का प्रथम पद में। और श्रित शब्द ऐसे कि जैसे रह जाएगा। तो कृष्णम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसका नाम भी इसी पे पड़ जाए, इसी के नाम से बोला जाएगा द्वितीय तत्पुरुष समास। तो इसे द्वितीय तत्पुरुष समास कहेंगे। जिस विभक्ति का प्रयोग है उस विभक्ति से इसी का नाम हो जाएगा द्वितीय तत्पुरुष समास। ग्रामम गत है, यहाँ भी द्वितीय विभक्ति है ग्रामम में, तो ग्रामगत समस्त पद बनेगा और समास का नाम द्वितीय तत्पुरुष समास। इसी प्रकार से विद्याहीन है, विद्या में विभक्ति है तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति होने पर समस्त पद बना है विद्याहीन है और नाम हो गया इसका समास का तृतीय तत्पुरुष समास। ऐसे ही है भूते बे बलि, तो शब्द बनेगा समस्त पद भूत बलि। चतुर्थी तत्पुरुष समास। अब भूते बे मीन्स होता है प्राणियों की बलि है, प्राणियों के लिए बलि। ऐसे ही पथात भ्रष्ट है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पथ से भ्रष्ट इसका अर्थ होता है और समस्त पद क्या बनेगा? पथ भ्रष्ट है। और नाम समास का पंचमी तत्पुरुष समास। राग है पुरुष है, राग शब्द में षष्ठी विभक्ति है और अर्थ होता है राजा का पुरुष। तो यहाँ पे समास का नाम हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। कार्य कुशल है, तो हिंदी अर्थ होता है कार्य में कुशल। तो शब्द बनेगा समस्त पद में कार्य कुशल है और विभक्ति समास का नाम है सप्तमी तत्पुरुष समास। इसके बाद शुरू होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में दोनों पदों में समान विभक्ति होती है। दोनों जो पद होते हैं समान विभक्ति होती है दोनों पदों में। इस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। और नियम के अनुसार देखते हैं कर्मधारय समास के प्रकार कितने होते हैं। तो सबसे पहला तो यही है विशेषण विशेष्य कर्मधारय। तो पहला पद तो क्या मिलेगा? विशेषण होता है और दूसरा पद जो होता है उत्तर पद वो विशेष्य होता है। तो जो प्रथम पद होता है उसे पूर्व पद कहते हैं और जो दूसरा पद होता है उसे उत्तर पद कहते हैं। तो पूर्व पद में तो विशेषण और उत्तर पद में विशेष्य होता है। तो सबसे पहला यही इसका प्रकार भेद कर्मधारय का, विशेषण विशेष्य कर्मधारय। अब जैसे पीतम अम्बरम इति, दोनों में समान विभक्ति है। पीतम में भी अम्बरम में भी दोनों पदों में समान विभक्ति का प्रयोग होता है। और शब्द सामासिक पद बना है, समस्त पद बना है पीताम्बरम, पीले अंबर, पीले वस्त्र। वीर पुरुष है, वीर है पुरुष है इति, इति जोड़ते हैं समाप्ति सूचक शब्द है इति, इसलिए कि जितना जो समास विग्रह है ये इतना है, इसलिए इति का प्रयोग हुआ यहाँ पे।
वीरः पुरुषः इति, तो समस्त पद बना यहाँ पे वीर पुरुषः। इसका अर्थ होता है वीर है जो पुरुष, वीरता उसकी विशेषता है, और पुरुष क्या है, विशेष्य शब्द है जिसकी विशेषता प्रकट की जा रही है। तो ये समस्त पद हुआ है वीर पुरुष है, और समास विग्रह है वीर है पुरुष है इति। इस प्रकार से कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य कर्मधारय के इस प्रकार से समास विग्रह होते हैं। उसके बाद दीर्घा रज्जु, दीर्घ मीन्स होता है लंबी, और रज्जु मीन्स होता है रस्सी, लंबी रस्सी, ये समास विग्रह है, और दीर्घ रज्जु इसका समस्त पद हो जाता है। महान पुरुष है, महान है जो पुरुष, महापुरुष है। नीलम उत्पलम, नीलम मीन्स होता है नीला, उत्पल मीन्स होता है कमल, नीला है कमल जो, नीला उत्पलम, नीला उसकी विशेषता हो गई है। उन्नत है वृक्ष है, उन्नत वृक्ष, उन्नत वृक्ष होता है फल फूलने वाला वृक्ष, वृद्धि करने वाला, तो उन्नत है वृक्ष है इति समस्त पद हो गया है उन्नत वृक्ष है। ये इसकी विशेषताएं हैं, प्रथम पद में विशेषताएं होती हैं और द्वितीय पद में विशेष्य पद होता है। तो ये थे विशेषण विशेष्य कर्मधारय के उदाहरण। इसके बाद है इसका दूसरा प्रकार उपमान उपमेय। इसी का दूसरा प्रकार है उपमान उपमेय कर्मधारय। उपमान उपमेय कर्मधारय में दोनों पदों के बीच में इव का प्रयोग होता है, और प्रथम पद उपमान होता है और दूसरा पद उपमेय होता है। इसमें किसी विशेष वस्तु के साथ किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु की समानता दर्शाई जाती है, उसे कहते हैं उपमान उपमेय। तो उपमान तो होता है घन, अब जैसे घन है, घन मीन्स बादल होता है, ये उपमान पद है। और श्याम मीन्स होता है काला, श्याम वर्ण रंग, काला रंग, तो बादल के समान काला, तो ये तो बादल तो क्या है, उपमान शब्द हो गया है, और श्याम उपमेय शब्द हो गया है। अब जिसकी तुलना की जाती है जिससे, वो तो हो गया उपमान, और जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय हो गया है। तो समस्त पद क्या बना यहाँ पे, घनश्याम है। और इव को क्यों जोड़ा, ये समानता दिखाने के लिए इव शब्द का प्रयोग हुआ है, किसमें, उपमान उपमेय कर्मधारय समास में। ऐसे ही चंद्र है इव मुखम, चंद्रमा के समान मुख है जिसका, तो चंद्र इव मुखम, तो चंद्र तो शब्द क्या है उपमान, और मुखम उपमेय शब्द है, और इव जोड़ा है इसमें समास विग्रह के लिए कि चंद्रमा के समान मुख, हिंदी अनुवाद करेंगे तो, और समस्त पद बनेगा चंद्रमुखम। इस प्रकार इसका तीसरा भेद है कर्मधारय समास का उपमानोत्तर पद कर्मधारय। तो इस समास में पूर्व पद उपमेय होता है, इसमें पहले उपमेय पद का प्रयोग होता है और दूसरा पद उपमान हो जाता है। तो उपमान के बाद इव का प्रयोग होता है हमेशा, तो यहाँ भी उपमान के बाद इव का प्रयोग हुआ है। अगर उपमान पद पहले बाद में आता है तो उपमान के बाद ही इव का प्रयोग करते हैं इसमें समास में। तो जैसे उदाहरण देखते हैं, पुरुष है व्याघ्र है इव, पुरुष व्याघ्र है, तो ये जो शब्द है ये उपमेय शब्द है, ये उपमान शब्द है, उसके बाद ही इव का प्रयोग हुआ है, और शब्द भी ऐसे ही बनेगा, पुरुष व्याघ्र है। मुखम चंद्रम इव, उसमें चंद्र पहले आया था उपमान, इसमें चंद्र बाद में आया है उपमान, तो उसके बाद इव का प्रयोग हुआ है, मुखम चंद्रम इव। शब्द बना है समस्त पद मुख चंद्रम। मुखम कमलम इव, इसका समस्त पद होगा मुख कमलम। इसका चौथा प्रकार है, चौथा भेद है अवधारणा पूर्व पद कर्मधारय। इसमें जो विशेषण शब्द होता है उस शब्द के बाद एव का शब्द का प्रयोग होता है, विशेषण पद के बाद एव शब्द का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण है विद्या एव धनम, विद्या ही धन है, तो एव का मीन्स होता है ही, कि विद्या ही धन है, समस्त पद बनेगा विद्या धनम। गुरु ही देवता है, तो शब्द बनेगा गुरुदेव है, ये समस्त पद है, ये समास विग्रह पद है। इसके बाद शुरू होता है द्विगु समास। द्विगु समास में सब पहला जो पद होता है पूर्व पद होता है संख्यावाची, और उत्तर पद होता है संज्ञा पद होता है। तो समास विग्रह करने पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो प्रथम पद संख्यावाची मिलेगा, इसकी विशेषता, इसकी पहचान है, और दूसरा पद संज्ञा पद मिलेगा इसमें। और जब विग्रह करेंगे तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे सप्तानाम दिनानाम समाहारयति सप्तदिनम, सप्तानाम अहनम समाहारयति सप्ताह, मीन्स होता है 7 दिनों का समूह क्या कहलाता है, सप्ताह कहलाता है। ये हो गया समस्त पद।
और ये था समास विग्रह। पंचानाम वटानाम समाहार इति पंचवटी शब्द बनता है समस्त पद। इसका मीन्स होता है, हिंदी मीन्स 5 वटों का समूह। और वट मीन्स क्या होता है? वट वृक्ष, वटों का समूह। त्रयाणाम लोकानाम समाहार है, 3 लोकों का समूह क्या कहलाता है? त्रिलोकम। चतुर्णाम युगानाम समाहार है, 4 युगों का समूह क्या कहलाता है? चतुर्युगम। ये था द्विगु समास।